हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक स्मार्ट। तो चलिए देखते हैं आज कैसा रहा मार्केट का हाल। अगर बात की जाए निफ्टी 50 की तो ओपनिंग तो फ्लैट ही हुआ, बट उसके बाद धीरे धीरे करके मार्केट ऊपर को चढ़ते चला गया, जिसके कारण अपना मार्केट का क्लोजिंग ठीक ठाक लेवल पे हुआ है। तो उम्मीद है कि आगे ये परफॉर्मेंस को कायम रखेगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट पे, जो कि होता है स्टॉक स्पेसिफिक। अगर बात की जाए पहले स्टॉक की तो है रिलायंस। जैसा कि आपको मालूम होगा कि आज रिलायंस में बहुत ज़्यादा हलचल देखने को मिलने वाली थी, और इसके पीछे का कारण यह था कि आज रिलायंस का एजीएम था, यानी कि एनुअल जनरल मीटिंग। और इसमें एक्चुअली ये अपने कंपनी के पास्ट एंड फ्यूचर परफॉर्मेंस को बताने की कोशिश करते हैं। जैसे पास्ट में क्या क्या किया वो पहले तो बताते हैं, उसके बाद फ्यूचर प्लान क्या है उस पे फोकस करते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसमें बहुत सारे एक्चुअली छोटे छोटे टॉपिक होंगे जिसे हमें कवर करना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जियो की। तो उन्होंने बताया कि जियो ट्रू 5G बहुत ही जल्द देश के हर एक कोने कोने में पहुंच जाएगा। और उसके बाद फिर उन्होंने जियो एयर फाइबर के बारे में बहुत कुछ बताया। जैसे उसका लॉन्च डेट बताया कि सितंबर 19 को होगा, और सितंबर 19 को आपको बता दूं कि गणेश चतुर्थी है, और उसी के ओकेज़न पे जियो एयर फाइबर का वो लॉन्च करने जा रहे हैं। और अगर बात की जाए रिलायंस रिटेल की, तो रिलायंस रिटेल में उन्होंने पास्ट का परफॉर्मेंस तो बताया कि कैसे क्या हुआ, बट आगे कुछ खास प्लान नहीं बताया। और वही चीज़ उन्होंने जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में भी किया, जहाँ पे उन्होंने पास्ट के परफॉर्मेंस को तो गिनाया, बट फ्यूचर में क्या करना है, कैसे क्या होगा, उसके बारे में कुछ खास नहीं बताया। बस हाँ, इतना बताया ज़रूर कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में एक्चुअली ब्लैक रॉक एक बहुत बड़े इन्वेस्टर है, जो कि एक्चुअली एएमसी के थ्रू आए हैं। और ठीक उसी प्रकार जब जियो फाइनेंशियल सर्विसेज इंश्योरेंस सेक्टर में घुसेगी तो वहाँ पे कोई ग्लोबल पार्टनर्स आ सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसके अगले टॉपिक को कवर करते हैं, जो कि था O2C से रिलेटेड, मतलब ऑयल टू केमिकल। जहाँ पे उन्होंने बताया कि ये जो है सो अपने सही रास्ते पे चल रहा है, और इनका 2035 तक इनका नेट कार्बन जीरो करने का टारगेट है। और ये टारगेट एक्चुअली ये रिन्यूएबल और बायो एनर्जी के थ्रू अचीव करना चाहते हैं, जिससे कि सस्टेनेबल एंड ग्रीन बिजनेस बना रहे। और अगर बात की जाए इसमें एक और अलग टॉपिक की, तो वो एक्चुअली नीता अंबानी से रिलेटेड है, जो कि स्टेप डाउन कर गई है अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पद से। जी हाँ दोस्तों, और अब ईशा अंबानी, आकाश अंबानी, अनंत अंबानी, ये सब जो है सो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स बने हैं रिलायंस बोर्ड के। तो इतना सारा न्यूज़ था एक्चुअली रिलायंस से रिलेटेड आज। तो चलिए देखते हैं रिलायंस में अब आगे कैसा परफॉर्मेंस रहता है। खैर, अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे, जो कि है अदानी से रिलेटेड। अगर बात की जाए अदानी की, तो कल अदानी के लिए अग्नि परीक्षा होने वाली है, क्योंकि आपको मैं बता भी रखा हूँ और आपको मालूम भी रहना चाहिए कि कल जो है सो सेबी अपना रिपोर्ट जो पेश कर चुका है ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट को। तो उसमें क्या उन्होंने बताया, कैसे क्या हुआ, उस सब के बारे में कल हमें अच्छी तरह से मालूम चलने वाला है। हालांकि 24 में से 22 के बारे में उन्होंने बताया है, और 2 के बारे में बताया है कि वो एक्चुअली फॉरेन द्वारा वो उन्हें पता चलेगा। तो देखते हैं कल कैसा परफॉर्मेंस रहता है। और आपको अदानी ग्रुप पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत होगी कल की, क्योंकि ये मार्केट को बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे कर सकता है। क्योंकि आपको अच्छी तरह से मालूम होगा कि अदानी जो है सो एक्चुअली बहुत ज़्यादा कर्ज ले चुका है, और अदानी में जब भी बैड न्यूज़ आता है तो एक कर्ज के कारण क्या होता है, जो भी बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक्स होता है उस पर इम्पैक्ट दिखने लगता है। और बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स पे अगर इम्पैक्ट दिखेगा तो आपको मालूम है कि ये जो है सो निफ्टी 50 में पास ऑन होता है, और निफ्टी 50 में पास ऑन होने का मतलब होता है कि पूरे मार्केट पे वो चीज़ दिखने लगता है। तो ऐसा अदानी का अभी फ़िलहाल हाल है।
तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे, जो कि है ज़ोमैटो से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बता रखा था कि जापान का सॉफ्टबैंक जो है सो इसमें अपना स्टेक सेल करना चाह रहा था। तो आज मॉर्निंग में ऐसा ही कुछ न्यूज़ आया और लोगों को लगा कि आज सॉफ्टबैंक ने अपना स्टेक सेल कर दिया है, बट उस समय एक्चुअली ज़ोमैटो जो है सो 5% रैली कर चुका था। तो इससे ऐसा लगा कि ये सब तो बढ़िया ही दिख रहा है, बट फिर एक्चुअली बाद में जाके मालूम चलता है कि सॉफ्टबैंक ने नहीं, बल्कि ये जो है सो एक्चुअली टाइगर ग्लोबल करके जो मतलब बड़े मैनेजमेंट है, उन्होंने अपना स्टेक को ऑफलोड्स कर दिया था, जिसमें उन्होंने एक्चुअली अपना 1.44% स्टेक जो था उसको ऑफलोड कर दिया। यानी कि उन्होंने अपना 12 करोड़ 34 लाख शेयर को बेच दिया, और एक्चुअली बल्क डील्स के थ्रू हुआ था, और जिसका प्राइस था 91.01 पर शेयर। तो देखते हैं अब आगे ज़ोमैटो में कैसा मूड माहौल रहता है। एक्चुअली अभी लॉक इन पीरियड बहुत सारे स्टॉक्स में ख़त्म हो रहे हैं, जिसके कारण सभी स्टॉक्स में ऐसा न्यूज़ आ रहा है, मतलब मोस्ट ऑफ दी स्टॉक्स में ऐसा न्यूज़ आ रहा है कि अब बड़े बड़े इन्वेस्टर जो है सो अपना स्टेक्स को अपलोड कर रहे हैं। तो देखते हैं आगे कैसा परफॉर्मेंस रहता है इस ज़ोमैटो का। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे, जो कि है सुज़लॉन एनर्जी से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, एक ब्रोकरेज हाउस जेएम फाइनेंशियल करके है, उन्होंने इसका टारगेट अपग्रेड कर दिया है। एक्चुअली टारगेट जो है सो उन्हें 38% अपसाइड दिख रहा है, यानी कि उन्हें अभी कुछ समय का उन्होंने टारगेट दिया है, जहाँ पे उन्हें लग रहा है कि सुज़लॉन 30 रुपये तक जा सकता है। और इसके पीछे का कारण उन्होंने दिया है कि कंपनी जो है सो एक्चुअली आगे जाके अच्छा परफॉर्मेंस करेगा, एक्चुअली स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दे सकता है। तो चलिए देखते हैं कैसा उसमें मूड माहौल रहता है। अभी तो फ़िलहाल अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रहा है सुज़लॉन। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने अगले स्टॉक्स पे, जो कि है एचडीएफसी बैंक। अगर बात की जाए एचडीएफसी बैंक की, तो वैसे तो चार्ट पे बहुत ज़्यादा बिग दिख रहा था, बट आज मॉर्निंग में एक्चुअली गोल्डमैन सैक्स ने इसका 33% प्राइस अपग्रेड कर दिया, जिसके कारण ऐसा हुआ कि उसमें अच्छा खासा आज परफॉर्मेंस देखने को मिला। तो देखते हैं आगे कैसा परफॉर्मेंस करता है एचडीएफसी बैंक। लॉन्ग टाइम के लिए एचडीएफसी बैंक वन ऑफ दी सेफेस्ट बैंक में से एक है। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने अगले स्टॉक्स पे, जो कि है रेलटेल। अगर बात की जाए रेलटेल की, तो आज शानदार तेज़ी देखने को मिला, और इसके पीछे रेलटेल के चेयरमैन संजय कुमार का बहुत बड़ा हाथ है। एक्चुअली उन्होंने बताया कि आने वाले 4 से 5 साल में सरकार एक्चुअली एलटीई एंड कवच प्रोजेक्ट्स के तहत 30,000 करोड़ खर्च करेगी, जिसमें से उन्हें उम्मीद है कि रेलटेल को कम से कम 4,000 से 5,000 करोड़ का ऑर्डर मिलने वाला है। और इसके कारण ही रेलटेल में आज ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली, लगभग 17% तेज़ी देखने को मिली थी, और जिसके कारण ये अपने 52 वीक हाई पे ट्रेड कर रहा था। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने अगले स्टॉक्स पे, जो कि है वेदांता। जैसा कि आपको मालूम होगा कि वेदांता जो है सो बहुत लोगों को इसलिए पसंद आता है क्योंकि ये डिविडेंड बहुत ज़्यादा देता है, बट साथ ही में हमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि इसके लिए रेड फ्लैग क्या है। तो रेड फ्लैग पहला तो ये है कि इसके ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा है, और उसके साथ इसका जो प्रमोटर है सो अपनी स्टेक को प्लेस करके रखा हुआ है। तो ये 2 रेड फ्लैग इसमें हैं। हालांकि अभी हम बात कर लेते हैं इससे रिलेटेड 2 अच्छे न्यूज़ के बारे में। एक्चुअली अनिल अग्रवाल जो है सो उन्होंने बताया कि वेदांता के बाकी आर्म्स को भी अब लिस्ट करवाने के बारे में वो सोच रहे हैं, और जिससे इसका वैल्यू अनलॉकिंग देखने को मिलेगा। और दूसरा एक बहुत ही गजब का न्यूज़ आया इसमें, जिसमें एक्चुअली इसके ऊपर केस चल रहा था और गवर्नमेंट के अगेंस्ट इसे फ़ाइट करना पड़ रहा था कोर्ट में, जिसे इसने फाइनली जीत लिया है। और इसका वैल्यू की बात की जाए तो 9,500 करोड़ है। तो ये एक्चुअली वेदांता के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। तो देखते हैं आगे कैसे क्या इसमें होता है। खैर, अभी हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट पे, जो कि है आईपीओ से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम होगा कि अभी बहुत ज़्यादा आईपीओ आ रहा है और अच्छा खासा एक्चुअली सब्सक्राइब भी हो रहा है। तो उसमें से एक
एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज़ का आईपीओ आने वाला है, जिसका कल अलॉटमेंट डेट आपको मालूम चलने वाला है कि आपको अलॉट हुआ या नहीं हुआ। तो देखते हैं कैसा क्या होता है। अभी तो फ़िलहाल इसका जीएमपी 60 to 65% के आसपास में चल रहा है। तो और अगर बात की जाए अगले आईपीओ की, तो वो है विष्णु प्रकाश, जिसका आज लास्ट डेट था अप्लाई करने का। और ये जो है इसका जीएमपी अगर देखा जाए तो ये लगभग 55% के आसपास में चल रहा है। और एक एक्चुअली एसएमई आईपीओ है जो कि है बेसिलिक फ्लाई स्टूडियो, जिसका लगभग जीएमपी 140 to 150% चल रहा है। और एक्चुअली एसएमई आईपीओ का प्रॉब्लम ये होता है कि आप इसमें बड़े अमाउंट में ही लगा सकते हो, कम से नहीं लगा सकते हो। तो देखते हैं आगे आईपीओ में कौन कौन से स्टॉक बढ़िया वाले आते हैं। और तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट पे, जो कि होता है एफआईआई डीआईआई एक्टिविटी से रिलेटेड। जैसा कि आपको मालूम होगा कि एफआईआई अभी कंटिन्यूसली सेल ही करते जा रहे हैं, और वैसा ही आज भी उन्होंने किया। एक बार फिर से सेल करते ही देखे गए, और साथ में डीआईआई एज़ यूजुअल जैसे बाइंग करते हैं उसी प्रकार से उन्होंने बाइंग किया है। तो चलिए देखते हैं अब आगे कैसा इसमें होता है। और तो अब हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट पे, जो कि है एक्सटर्नल फैक्टर से रिलेटेड, जिसमें हम क्रूड, उसके बाद बॉन्ड्स और रूपी को डिस्कस करते हैं। तो क्रूड की बात की जाए या फिर बॉन्ड्स की भी बात कर लो या फिर रूपी की भी बात कर लो, अभी लगभग तीनों जो है न्यूट्रल ही जैसा दिख रहे हैं, न ज़्यादा ऊपर जा रहा है न ज़्यादा नीचे। तो अभी ऐसा कह सकते हैं कि इसमें फ्लैट काम हो रहा है, और फ्लैट है तब तो फिर ठीक है, लेकिन यही है कि जब ये ऊपर जाने लगता है तो अपना मार्केट के लिए थोड़ा सा टेंशन बढ़ जाता है। तो अभी फ़िलहाल तो सही ही है। और तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, और अगर अभी तक आप मेरे साथ इस चैनल पे बने हुए हो तो दिल से धन्यवाद।